मैं जमाल सईद, दीघा, पटना से। पिछले किसी वीडियो में मैंने प्रीपोजिशन पे हल्की सी गुफ्तगू की थी। आज भी एक छोटे से क्लास प्रीपोजिशन के ऊपर मैं करना चाहता हूँ, ताकि हमारा जो कन्फ्यूज़न है, जो कंसेप्ट है, वो हमारा क्लियर होना चाहिए। दरअसल प्रीपोजिशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे किसी का भी कमांड होना बड़ा मुश्किल काम है। कोई नहीं कह सकता है कि हम प्रीपोजिशंस के ऊपर में हमारा 100% कमांड है। इसके सिलसिले में किस वर्ड के साथ क्या लगेगा, किस वर्ड के साथ क्या लगेगा, कब कहाँ लगेगा, कब टू लगेगा, कब विथ लगेगा, इससे पूरा डिटेल्स जो है किताब में मौजूद है। जब आप ऑक्सफोर्ड का, ऑल्डम्स का, या फिर ग्रामर में नेस्फील्ड का या रिन एंड मार्टिन, ऐसी बुक जब आप खरीदेंगे तो आपको वहाँ पूरा एक डिटेल तैयार मिलेगा, जिसे आपको याद करना पड़ेगा, जिसे समझना पड़ेगा। लेकिन ये मुश्किल काम है, मुश्किल नहीं बल्कि मुश्किल तरीन काम है। यहाँ पे सिर्फ हम ये बताना चाहेंगे कि जो मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि बहुत सा बेहतर यही है कि आम बोलचाल में जो आप सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, जो आप कहते हैं, जो आप बोलते हैं, जो आप लिखते हैं, आम इसका इस्तेमाल होता है। वैसे सेंटेंसेस में कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा ये हमें याद रख लेना चाहिए, बेहतर यही है। इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्या होता है कि हमारा जब तक हम स्कूल्स में रहते हैं, हम अंग्रेजी में बातचीत होती है, वही बातचीत होती है जो आप रोज़मर्रा बोलते हैं। तो क्या होता है कि हमारे जहन में वो चीज़ बैठ जाती है, और जब आप एक लंबे वक्त तक आपके जहन में रहती है वो जल्दी निकलती नहीं है। तो एक चीज़ जो आप एक कल्चर में, एक माहौल में जहाँ आप रह रहे हैं, एनवायरनमेंट जहाँ आपको मिला हुआ है, वहाँ आप वो चीज़ सीख रहे हैं। तो बचपन से आप सीख रहे हैं, बचपन में आपको नर्सरी में, प्री में, 1 में दाखिला ले लिया गया, तो आप लगातार सुन रहे हैं, हज़ारों बार सुन रहे हैं, वही सेंटेंस रोज़ाना सुन रहे हैं, तो आपके जहन में वो चीज़ बैठ जाती है। वो समझने की और किताब पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। उसके लिए आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं जाते हैं। तो मेरे कहने का सेंस ये है कि हम सिर्फ वैसे लोगों को बताना चाह रहे हैं जो लोग प्रीपोजिशन के इस्तेमाल में अक्सर छोटी छोटी गलती कर जाते हैं। तो अभी पहले समझ लें कि प्रीपोजिशन कहते किसको है। ये एक वर्ड है जो नाउन, प्रोनाउन, फ्रेज है, जो सेंटेंस में वर्ड्स के साथ लिंक करता है, और इसको जोड़ करके हम इसे बड़ा से बड़ा बनाते हैं। सीधी सी बात, एक बात तो आप समझ गए कि वर्ड सेंटेंस में जो वर्ड्स है उसके साथ लिंक करके, जैसे हमारा प्रीपोजिशन, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे टू है, एट है, ऑन है, और है, इन है, इनटू है ना, बीनीथ है, तो ये सारी चीज़ें। तो आइए हम सबसे देखते हैं कि इसका इस्तेमाल जो हम करते हैं, तो देखिए ना, मीनिंग इसका कुछ आपने याद किया होगा, और यहाँ इस्तेमाल कुछ दूसरे तरीके से हो रहा है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल नहीं बल्कि बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसको हम 2-4 एग्जाम्पल ऐसे ही दे रहे हैं ताकि आप समझ सकें। तो फिर हम बाद में क्या करेंगे, एक कुछ सेंटेंसेस आपको एक लिस्ट बना के दे देंगे किसी और क्लास में, ताकि आप इसको याद कर जाइए और फिर अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कीजिए। बड़ा आसान हो जाता है। कुछ तो इसलिए कन्फ्यूजन होता है कि जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो वहाँ पर वो ऑटोमेटिक वो जो प्रीपोजिशन है वो आ जाता है, तो आपको लगता है ये कहाँ से आ गया। अब आइए देखिए, जैसे हम ट्रांसलेशन करते हैं, जो आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन हमारा है वो ये है कि कुड यू हेल्प मी विद द लगेज। एक अंग्रेजी का देखिए एक सेंटेंस, कुड यू हेल्प मी, यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है कि कुड यू हेल्प मी, कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो कुड यू हेल्प मी क्या करने के लिए, लगेज को उठाने के लिए। तो हम यहाँ कह सकते थे कुड यू हेल्प मी टू लिफ्ट द लगेज, है ना। लेकिन यहाँ परफेक्ट हम क्या यूज़ कर रहे हैं, विद द लगेज। जो जहन में अगर आप कभी प्रैक्टिस नहीं किया, कभी आपने सुना नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि आप प्रीपोजिशन के लगाने में गलती कर जाएंगे और गलती हो जाएगी। तो हम क्या बनाएंगे, कुड यू हेल्प विद द लगेज। आइए नोट कीजिए, कुड यू हेल्प मी विद द लगेज। देखिए ये विथ जो है यही प्रीपोजिशन है, विद द लगेज। हो गया, कुड यू हेल्प मी विद द लगेज। मेरा लगेज जो भारी है, थोड़ा वेट है,
हम चाहते हैं कि वो हमारी मदद करे, इसको उठाए, तो हम कहते हैं प्लीज़ कुड यू हेल्प मी विद द लगेज। तो प्लीज़ कुड दोनों मत लगाइए, खाली कुड लगाएगा तो इसका मतलब ही हो जाता है कि हम आपसे हेल्प लेना चाह रहे हैं, है ना। तो कुड यू हेल्प मी विद द लगेज। उस तरह से अगर एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं, जैसे हम मुझे कहना है कि मैंने ये जॉब खुद पाई है, मुझे नौकरी खुद मिली है ना। तो देखिए इसमें भी देखिए प्रीपोजिशन, यहाँ भी प्रीपोजिशन देखा आपने विद का लगाया मैंने, है ना। उस तरह से हमको अगर कहना है ये जॉब मैंने खुद पाई है, यानी ये जॉब मुझे खुद मिली है, तो हम कहते हैं आई गॉट दिस जॉब बाई माई सेल्फ। अब यहाँ बाई कैसे आ गया, है ना। तो यही इसलिए मैंने कहा कि अभी इस पर डिटेल करने का मेरे पास वक्त नहीं है, तो हम सिंपल आप बता रहे हैं, क्योंकि नहीं तो हमारा वीडियोज़ जो है बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत सारा वीडियोज़ बन जाएगा, हम उतना बताने के मूड में नहीं है। हम नेक्स्ट में बताएंगे कि आप क्या करेंगे। हम मेरा अगले वीडियो में आप जब देखेंगे तो हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए ऐसे हालत में। तो यहाँ पे आई गॉट द जॉब बाई माई सेल्फ, आई गॉट द जॉब बाई माई सेल्फ। मतलब क्या हुआ, आई गॉट द जॉब, देखिए हम बाई हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। बाई क्या है, प्रीपोजिशन है। मैंने ये जॉब खुद पाई है ना। आई गॉट द जॉब बाई माई सेल्फ, खुद। अब मुझे यही कहना होगा कि मैंने ये जॉब वास्ता से पाई है, किसी का वास्ता लगाया है उस वास्ता के ज़रिए। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास वर्ड होना चाहिए। मैंने कहा वर्ड स्टॉक बहुत ज़रूरी है, फिर आगे वीडियो में बताएंगे कि इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ हम कहेंगे वास्ता के लिए आई गॉट द जॉब थ्रू, फिर बाई नहीं लगेगा, आई गॉट द जॉब थ्रू बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस। ये हमारा इडियम्स है, इडियम है। थ्रू बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस क्या है, ये इडियम्स है। मेरे को माइंड में था, हमारे माइंड में था, हमने फट से क्या यूज़ किया। इसे मैंने कहा कि हमारे पास स्टॉक होना चाहिए, स्टॉक रहेगा तो आप कोई भी काम आसानी से कर लेंगे, अच्छा से अच्छा सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो मेरा कहने का सेंस क्या हुआ कि मुझे जॉब खुद मिली है, आई गॉट द जॉब बाई माई सेल्फ। अगर ये सेंटेंस आपको याद नहीं है, अंग्रेज़ी आपको हिंदी मालूम है, ट्रांसलेट करना चाहें तो बाई आपसे नहीं लग पाएगा और हमसे गलती सरजद हो जाएगी। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है, ऐसे सेंटेंसेस को जो 50-100 की तादाद में है, उस सेंटेंस को याद कर लेना चाहिए और इसको जब प्रैक्टिस बनाएंगे तो गलती जनरली कम हो जाएगी। आई गॉट द जॉब बाई माई सेल्फ, वास्ता थ्रू बैक स्टीयर इन्फ्लुएंस, यानी पीछे के रास्ता से। आई गॉट द जॉब थ्रू बैक स्टीयर इन्फ्लुएंस। उस तरह से एवरीबॉडी वाज गाइडेड विद देम। देखिए अब ये पैसिव वॉइस है, एवरीबॉडी was guided with them, पैसिव में हर आदमी, उनके ज़रिए हर एक आदमी को गाइड किया गया। अब हमको एक्टिव वॉइस पैसिव नहीं होगा तो हमको पता ही नहीं चलेगा ये कहाँ से आ गया, ये विद आया किधर से, ये विद किस जगह से आ गया, है ना। तो फिर उसके लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। हमने पिछले क्लास में एक हल्की सी रोशनी डाली थी। तो एवरीबॉडी, हर एक आदमी को गाइड किया गया, एवरीबॉडी, है ना। फिर बाद में क्लास में बताएंगे कि एवरीबॉडी कहाँ लगेगा, एनीबॉडी कहाँ लगेगा, समबॉडी कहाँ लगेगा, है ना। ये एक अलग चैप्टर है। एवरीबॉडी वाज गाइडेड, हर एक आदमी को गाइड किया गया, किसके जरिए, विद देम, उन लोग। हालांकि बाई होना चाहिए, फिर बाई क्यों नहीं लगा, ये हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में मैंने पिछले क्लास में बता रखा है, वहाँ जाके आप सीखेंगे, नहीं तो आप सीधे सीधे याद कर जाइए। एवरीबॉडी वाज गाइडेड विद देम। उस तरह से हमारे अगले सेंटेंस है, देखिए I was bored with the class। देखिए यहाँ विथ आ गया, यहाँ क्या आ गया, विथ आ गया। आई वॉज बोर्ड विद द क्लास, मैं क्लास में बोर हो गया, यानी मुझे क्लास में बोर कर दिया गया, यानी मैं क्लास में बोर हो गया। मैं क्लास में बोर हो गया या मुझे क्लास में बोर कर दिया गया, एक ही बात है, खाली कहने का अलग। एक सेंटेंस को कई जैसे बोलते हैं। कोई अगर मुझे कहता है चाय पीजिए तो चाय पीना ही मतलब होता है। कोई कहता है चाय नौजवान फरमाइए तो चाय पीने की ही बात कहता है। कोई कहता है चाय लीजिए तो चाय लीजिए भी एक ही बात है, और तीनों का सेंटेंस भी एक ही बनेगा। अब आपके ऊपर है आप इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है, लेकिन मीनिंग एक ही है कि चाय पीजिए, है ना। हम एक आसान सा सेंटेंस था और एक भारी से भारी सेंटेंस बना दिया, चाय नौजवान फरमाइए। तो ये सुनने वाले और कहने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आप जिसे कह रहे हैं वो आदमी की अपनी अकल, अपनी समझ कितनी है, उसी हिसाब से हम अपना इस्तेमाल करते हैं। जहाँ सहल वहाँ सहल, जहाँ सकील वहाँ सकील, मतलब जहाँ सिंपल वहाँ सिंपल, जहाँ हार्ड वहाँ हार्ड।
जैसा सुनने वाला है वैसा ही हम इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या था कि आई वॉज बोर्ड विद द क्लास, मुझे क्लास में बोर कर दिया गया। आई वॉज बोर्ड, मुझे कर दिया, किसमें, विद द क्लास, क्लास के साथ। अब ये विथ आपसे कभी भी नहीं लगेगा, ये विथ लगाने के लिए फिर हमको समझना पड़ेगा प्रीपोजिशन, जो समझने के बाद भी लगाना बड़ा मुश्किल काम है। तो हम क्या करते हैं ऐसा अंदाज में, हम इसे याद कर जाते हैं, आई वॉज बोर्ड विद द क्लास, है ना। तो मैं क्लास में बोर कर दिया गया, यानी मैं क्लास में बोर हो गया। बात समझ आई आपको। उसी तरह से ही वॉज शॉर्ट, ही वॉज शॉर्ट, यहाँ बनाते हैं, नीचे हमारा एक जगह है, ही वॉज शॉर्ट। कॉमन सेंटेंस है, विद द राइफल, ही वॉज शॉर्ट विद द राइफल। देखिए उसे राइफल से, यानी राइफल बंदूक, है ना, उसे राइफल से मार दिया गया। शॉट कहते हैं मारना, गोली मारने को जिसको मारते हैं उसको शॉट कहते हैं। ही वाज शॉट, उसे मार दिया गया। किस चीज़ से मारा गया, राइफल से। क्या लग रहा है, राइफल के साथ विथ लग रहा है, वेपन से, वेपन के साथ विथ लगता है ना। जैसे हम नाइफ का यूज़ करते हैं तो विथ लगाते हैं, आई वाज कटिंग विथ अ नाइफ, है ना, नाइफ से काट रहे हैं। तो वहाँ बना हुआ है रूल से कि जब नाइफ का यूज़ कर रहे हैं, कोई वेपन्स यूज़ कर रहे हैं तो हम विथ यूज़ करेंगे, है ना। अब वही आदमी का मामला होता तो फिर हम यहाँ पे बाय यूज़ करेंगे। तो ही वाज शॉट विथ अ राइफल, ही वाज शॉट विथ अ राइफल, है ना, ही वाज शॉट विथ अ गन। आसमान बता रही है, यहाँ पे हम विथ का यूज़ करते हैं। प्रीपोजिशन का एक कमाल है। उसी तरह से अगर हम एक सेंटेंस बोर्ड में जगह नहीं है तो हम ऐसे ही समझते हैं। अगर बोलते हैं वो एक आदमी एक आँख का अंधा है, अब देखिए एक आँख का अंधा है तो बोल सकते थे ही वाज ब्लाइंड, एक आँख का अंधा था, ही वाज ब्लाइंड विथ वन आई, लेकिन वन विथ वन नहीं लगेगा, है ना, ही वाज ब्लाइंड इन वन आई, इन वन आई। तो ये मेरे कहने का सेंस ये है कि रूल्स को समझने के बाद भी मुश्किल होता है इसका सेंटेंस में इस्तेमाल करना। तो आमतौर से लोग क्या करते हैं कि ऐसे कॉमन सेंटेंस को जो यूज़ किया जाता है उससे वो याद कर जाते हैं, या वो पेपर्स या न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स या दूसरी चीज़ें पढ़ते हैं, और चाइल्डहुड से उनकी अंग्रेज़ी में तालीम होती है तो उनको ये सब सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो अंग्रेज़ी लिटरेचर की बुक में ग्रामर ये पढ़ाई जाती है तो खुद ब खुद उनके जहन में बात बैठ जाती है और आसानी से उसका इस्तेमाल वो लोग कर लेते हैं। लेकिन हिंदी मीडियम स्कूल जो है जिससे जो पढ़े हुए हैं या फिर ऐसे स्कूल से पढ़े हुए हैं जहाँ पे अंग्रेज़ी का उतना अच्छा माहौल नहीं है, तो वैसे कंडीशन में हमें क्या करना होता है, हमें याद करना पड़ जाता है। ये हमारी बदकिस्मती होती है कि हम जो चीज़ हमें बचपन में सीख लेनी चाहिए थी वो हम बड़े होकर के उससे सीखते हैं और एक अलग हमारा टेंशन बढ़ जाता है। और अभी जो है आप देख रहे हैं पूरा ग्लोबल टेंशन ये है कि पूरा आदमी अंग्रेज़ी के माहौल में जीना चाहता है, और रफ्ता रफ्ता आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है एक अंग्रेज़ी हर आदमी अपनी ज़ुबान को भुला रहा है। मतलब अगर मुस्लिम है तो उर्दू भुला रहा है, उसकी हिंदी ज़ुबान है तो हिंदी भुला रहा है, उसकी दूसरी ज़ुबान है तो दूसरी ज़ुबान को भुला रहा है, जबकि ये गलत है। प्रायोरिटी उसको अपने ज़ुबान को देनी चाहिए और उसके बाद ही हमारा अंग्रेज़ी ज़ुबान है। लेकिन अभी हम लोग प्रायोरिटी जो है इन लोग भुला करके अपनी ज़ुबान को हम लोग अंग्रेज़ी पे तरजीह दे रहे हैं और ये समझते हैं कि अंग्रेज़ी बोलने से ही हमारा जो है जॉब मिलेगा, हमें इज़्ज़त मिलेगी, और इसीलिए ये सारी परेशानी है। बहरहाल ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ अपनी ज़ुबान को कैसे इस्तेमाल करते हैं, कहाँ करते हैं, अंग्रेज़ी कहाँ करते हैं। तो मेरा कहने का सेंस यही है कि आप अपनी ज़ुबान को तरजीह दीजिए, उसके बाद आप अंग्रेज़ी सीखिए और कॉन्फिडेंस के साथ सीखिए। जहाँ ज़रूरत पड़े खूब ज़ोर से खूब उसका इस्तेमाल किया जाए और उसमें कहीं पीछे भी आप नहीं रहें, जैसे बहुत सारे लोग हैं। तो ही वॉज ब्लाइंड इन वन आई, नॉट वन आई, विथ वन आई, ही वॉज ब्लाइंड इन वन आई। तो आज के चैप्टर इन सेंटेंस आप समझ गए हो कि मेरे कहने का सेंस क्या है, कि आप इसका इस्तेमाल का एक लिस्ट हम आपको बाद में देंगे, आप उसे याद कर जाइए। बाकी जो लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं उन्हें इन छोटी छोटी चीज़ों का इल्म हो जाता है, और आप भी तैयारी कर रहे होंगे तो आपको भी इनकी छोटी छोटी चीज़ों का इल्म हो गया होगा। होप कि मेरी बात आप समझ गए होंगे। शुक्रिया।